एक पूरा फैमिली फुटवेयर ब्रांड हमने बनाया है जिसमें हम हर फैमिली मेंबर को केटर करते हैं। हमारी हमेशा फिलॉसफी रही है कि अगर हम किसी के घर में चले गए एक बार, चाहे वो बच्चे के तौर पे घुस गए किसी के घर में, तो वो ग्रैंडफादर तक पहुंच ही जाएंगे। इंडियन मेड स्नीकर्स लोगों को हमें पहनाने चाहिए, इंडियन कंज्यूमर को इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पहनने चाहिए। हम क्यों अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हैं वेस्ट के प्रोडक्ट्स पहनने के लिए। मेक इन इंडिया एक फीलिंग है, इंडियन एंटरप्रेन्योर बहुत स्मार्ट है, वो उसको कैपिटलाइज कर लेता है। अगर किसी को कुछ चाह है करने की तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उसी घर में काम करे जहाँ पे ज़रूरत होती है। आप किसी भी शहर में बैठे, अपॉर्चुनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है आज के विकसित भारत में। जो इंडियन कंज्यूमर्स इंडियन ब्रांड्स के लिए, बिकॉज दे आर मेड इन इंडिया, they feel proud to wear it. तुम बाहर से कुछ भी लेके आते थे वो चीज पॉलिएस्टर ही होती थी. Now this generation understands that materials such as cotton, silk, they breathe, so that's important and nobody does it better than India probably. So now to see that in shoes would be, I think, that great next jump. Thank you so much, Ayush, for taking time out and being with us today. It's so exciting to talk about एक ऐसा ब्रांड जो मैंने भी बचपन से सुना है, लिबर्टी शूज. So I would love अगर आप अपनी थोड़ी सी कहानी हमारे साथ शेयर करें, how Liberty Shoes is where it is at and आपकी खुद की फैमिली की जर्नी. Thank you so much for inviting me and जो आप जैसे आपने बताया कि आपने बचपन में पहना है जूता, एंड हमारी हमेशा फिलॉसफी रही है कि अगर हम किसी के घर में चले गए एक बार, चाहे वो बच्चे के तौर पे घुस गए किसी के घर में, तो वो ग्रैंडफादर तक पहुंच ही जाएंगे. तो बहुत बार ऐसा रहता है और हमने देखा भी ऐसा कि अपनी जर्नी में कि एक पूरा फैमिली फुटवेयर ब्रांड हमने बनाया है जिसमें हम हर फैमिली मेंबर को केटर करते हैं. थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री में चलेंगे. हमारा ब्रांड ये हमारे ग्रैंडफादर्स ने स्टार्ट किया था 1950s में, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने अपनी एक शॉप से 4 पेयर्स पर डे बाय हैंड बनाने शुरू करे थे. धीरे धीरे उन्होंने उसको आगे एक्सप्लोर किया. अच्छे क्वालिटी थी और एक नई चीज़ थी हिंदुस्तान के लिए कि अपने ब्रांड्स भी बन सकते हैं. अदरवाइज उससे पहले तो सब बाहर के चलता था. तो जब वो शुरू किया धीरे धीरे करते हुए वो मार्केट हमने एक्सपोर्ट में शुरू करी. एक्सपोर्ट जब शुरू किया तो एक्सपोर्ट में रशिया हमारा काफी बड़ा एक बायर निकला एंड सम नेबरिंग कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड. एंड वहां से करते करते टुडे वी आर मेकिंग अराउंड 60,000 पेयर्स पर डे with 5 factories and all technology, state of the art plants, and now from one country export to India as a major market where we are focusing, and plus we export to 30 plus countries. Amazing. So ये शुरुआत करनाल से हुई थी? हाँ जी बिल्कुल. करनाल एक छोटा सा शहर है हरियाणा में, जो आप अगर क्रॉस करेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ तो मिडवे आता है. एंड हमारी वहीं से शुरुआत हुई है. वहाँ से हमने अपना मेन सेटअप शुरू किया जिसमें हमारी 3 फैक्ट्रीज हमने वहाँ पे सेटअप करी. और एक ऐसी जगह है जहाँ पे फुटवेयर का कोई बैकग्राउंड नहीं है. अगर आप बात करेंगे फुटवेयर की, जनरली वो आगरा, कानपुर, कैलकाटा, आपका साउथ में 2-3 सिटीज हैं जहाँ पे फोकस रहता है. बट हमने अपना इकोसिस्टम डेवलप किया. तो इसको आप बोल सकते हैं कि अगर किसी को कुछ चाह है करने की तो उसको जरूरी नहीं है कि वो उसी घर में काम करे जहाँ पे जरूरत होती है. जैसे आजकल बात करते हैं स्टार्टअप, इसे बैंगलोर से करो या गुड़गांव से करो, तो इतना जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पर बैठ के करना है. आप जहाँ भी बैठे हैं, आप किसी भी शहर में बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है आज के विकसित भारत में. और उसके ऊपर अगर फोकस सब करेंगे तो आप कहीं से भी बैठ के कुछ कर सकते हैं. That is amazing. Actually, it's so good to hear that because I think कई बार हम अपने ही रास्ते में आ जाते हैं कह के कि हमारे पास मीन्स नहीं है या ये सिचुएशन सही नहीं है. जैसे आपने कहा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ये स्टार्ट किया था. तो you talked about the starting this in Karnal back in the 1950s. That time were there too many brands? मतलब बहुत सारे ब्रांड्स थे इंडिया में या आप लोग one of the first ही थे? उस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी. अगर आप बात करेंगे उस टाइम इतनी फ्रीडम नहीं थी कि कोई अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करे. बहुत फ्यू ब्रांड्स थे. तो वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में. अगर हिस्ट्री में जाएंगे जो उनको कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी, बट उसका मेहनत करी तो उसका फल उनको मिला और आज तक वो ब्रांड चल रहा है. That's amazing and very interesting that you're third generation because I think एक हम जब legacy business के बारे में भी सोचते हैं, ये मे बी अनफेयर सेइंग है बट ये कहा जाता है कि फर्स्ट इज द वन दैट मेक्स इट, सेकंड इज द वन दैट मेक्स इट प्रॉस्पर, एंड थर्ड पे यूजुअली काफ़ी आई विल से इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर द थर्ड टू इंश्योर दैट जो सेकंड ने मोमेंटम शुरू किया था आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं.
ऑल्सो आपकी जनरेशन और जो हमारी जनरेशन है उसमें इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं पिछले 10 साल में. आई थिंक द इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम हैज कम्प्लीटली चेंज. स्टार्टअप्स आ गए हैं, गवर्नमेंट से जो कंफर्ट और सपोर्ट आ गया है वो शायद पहले इतना था भी नहीं. तो उससे आपने कुछ मतलब फर्क लिबर्टी में देखा है फ्रॉम दैट इकोसिस्टम व्हिच हैज चेंज? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है फॉर लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वो है कल्चर. अब क्या होता है कि आप जब एक कल्चर स्टार्ट होता है, एक जब कंपनी स्टार्ट हुई कल्चर डेवलप हो जाता है. राइट. एंड कल्चर हर, जैसे आपने बोला कि 10 साल में कितना कुछ चेंज हो गया है. Right. सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीम, वो टीम भी आपकी एज करेगी. बिल्कुल. ठीक है, वो टीम का कल्चर भी साथ साथ डेवलप करेगा. तो बहुत उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि कल्चर को आप भूलें ना अपनी कंपनी का. अगर आप कल्चर अपना भूल के मैं सोचूं कि मैं कल ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म कर दूं, राइट. वो भी डिसरप्ट कर देगा. बहुत बार कोशिश करती है थर्ड जनरेशन कि एकदम से जस्ट गेट गुड प्रोफेशनल्स, कंप्लीटली चेंज द टीम. जब वो एक स्टेप लिया जाता है और कल्चर का ध्यान नहीं दिया जाता तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो कहीं ना कहीं हिट हो जाती है. इतना वो सेटबैक मिल जाता है. That's why this saying is very famous. Yeah. कि थर्ड में जाके वो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. बट इफ यू अंडरस्टैंड द कल्चर, अगर आपने समझ लिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, नई टीम को कल्चर प्राइमरी रख के हायर करा जाए. राइट. कल्चर का ध्यान दिया जाए कि ठीक है ये मेरे कंपनी में कितना ब्लेंड कर पाएगा और कितना इसको आगे ले जा पाएगा. थोड़ा आपको लगता है कभी कभी कि ये मैं कल्चर को ओवर पावर करने दे रहा हूँ, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको स्लोली ट्रांसफॉर्म अगर करने जाएंगे तो वो आपकी कभी भी इशू नहीं करेगी इन लाइफ टाइम. हमारी हिस्ट्री में हमने कोई साल में लॉस नहीं दिया है अभी तक. ठीक है, वो कब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर अगर समझ पाओ कि ठीक है आपको हर साल प्रॉफिटेबल कंपनी चलानी है, उसके लिए जो भी करना है वो करना पड़ेगा. चाहे वो कोविड आए, चाहे वो आपका ग्रेट टाइम्स आए, उस पे भी अपने आप को संभालना पड़ेगा. आई मीन आई थिंक आपकी कंपनी ने तो जब 90s में इंडिया ओपन अप हो गया था एज अ मार्केट एंड ब्रांड स्टार्टेड कमिंग इन, दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर. उससे पहले इंडिया वाज अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग कंपटीशन. एंड आई रिमेंबर ग्रोइंग अप सडनली यू हैड द डिफरेंट ब्रांड्स कमिंग इन, यू नो, एंड टू गो थ्रू दैट एंड स्टिल नॉट गो थ्रू एनी हिट in terms of profits, that's amazing. एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने बात की, ये बहुत ही रेलेवेंट बात थी कि एक अपनी कंपनी का डीएनए या जो कल्चर है वो नहीं बदलना चाहिए, हमें इवॉल्व होना है बट विदाउट लूजिंग दैट, बिकॉज दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर स्टिकिंग टू अस. तभी वो हमारी आइडेंटिटी है. हमारे व्यूअर्स काफ़ी, जैसे कई बार ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि टियर 3, टियर 2 एंड बियॉन्ड में they might have a retail operation, you know, they could be second or third generation आप ही की तरह. Challenge आजकल ये आ रहा है कि startups have become a buzzword, right? People obviously want to go down the route, and it's great. You should obviously think about that sort of change and innovation. But I really feel कि जो अब environment है वो आप change और innovation अपनी existing organization में लाके या existing setup में लाके leverage करके next level पे लेके जा सकते हैं. तो उसके बारे में आपके क्या thoughts हैं? जैसे आपने कहा कि टियर 3, टियर 4 ये आज की डेट में बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं. आई वुड नॉट से 3 and 4, 2, 3 and 4 ई कॉमर्स प्ले के बिगेस्ट कंज्यूमर्स. चाहे वो फास्ट फैशन को ले लीजिए, आप फैशन को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स टुडे. इसका मतलब जो ग्रोथ वहां पे आ रही है आज की डेट में, वो ग्रोथ टियर 1 में नहीं आ रही है. ग्रोथ आपकी टियर 2, 3, 4 में ज्यादा आ रही है. अब वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी टू स्केल, एक आप ट्रेडिशनल रिटेलर की बात करें जो एक से एक शॉप रन करते हैं, अब उसको ये देखना चाहिए कि मैं कैसे अपना रेवेन्यू यहाँ से 4x कर पाऊँ. अगर वो हर चीज स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, उसको मे बी कुछ साल लग जाए समझने में, और उसमें कहीं भी कोई भी लर्निंग फ्री में तो मिलती नहीं है. आप कुछ भी करेंगे, एजुकेशन आपको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी. पर अगर आपको एक बेसिक लर्निंग है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको स्केल करने के लिए आपको देखना चाहिए कि आप कैसे 4 नई चीजें और अंडर द सेम कैटेगरी और बिजनेस, नए वर्टिकल्स देख के आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं. आज की डेट में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ स्केलेबिलिटी, रिटेल आप ओन करते हैं, आपका वो वेयर हाउस भी समझिए उसको आप. उस वेयर हाउस के अंदर आप अपना क्विक कॉमर्स स्टार्ट करिए, आप अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करिए, आप अपने ब्रांड को धीरे धीरे D2C पे लेके जाइए. ये स्केलिंग अपॉर्चुनिटी है. और अपने आसपास के जो एरियाज हैं, अपनी सिटी के आसपास आपकी जो जहाँ पे आपकी अच्छी होल्ड है, वहाँ पे रिटेल को एक्सपैंड करिए. इस पे आपकी कॉस्ट एजुकेशन की बहुत कम रहेगी और आपका लर्निंग कर्व जो है यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा. आपकी फैमिली की हिस्ट्री है, आपकी एक लर्निंग कर्व जो मिल चुका है, आपकी जो एक पीढ़ी ने काम करके आपको यहाँ तक पहुंचाया है, आप उसको वेस्ट ना करें. उसको आप आगे ग्रो करके 10-fold कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत बेनिफिट मिले. नो एग्जैक्टली. एंड इनफैक्ट
It's such a good point because I also feel that in the last 3-4 साल एक pendulum सा हुआ है. पहले I think 4 से 5 साल पहले there was this necessity कि सिर्फ online होना चाहिए, right? अब pendulum वापस swing करके आ चुका है कि hybrid models, whether it's in edtech also, you know, like outside of just retail, other sectors as well, and the fact कि आपका एक physical presence होना भी जरूरी है. So जो digital is the new keyword, right? That people are talking about your physical presence and your digital presence. Yeah. मुझे तो कई बार ये लगता है कि बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास एक फिजिकल रिटेल प्रेजेंस है. 100%. उससे ट्रस्ट आता है, उससे टैंजिबिलिटी आती है, उससे प्रोडक्ट को टच फील कर सकते हैं, जो कि कई बार नए ब्रांड के लिए क्वेश्चन होता है. आप ये D2C साइट देखें, जो आप बोल रहे थे फास्ट फैशन में, while people are consuming, the challenge always is return rates, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं कौन है, what if I put my information in, and that's why, right, the trust factor in India is extremely high. We are the first ones to come up with COD. It didn't exist in the world outside of India. So with that in mind, using that retail, getting into the online is what you're saying should be sort of the strategy. So मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है वो ओमनी है. ओमनी का क्या मतलब है कि एक कस्टमर को आपको सेम एक्सपीरियंस देना है, Right. चाहे वो किसी भी चैनल से अप्रोच करे. सेम रिटर्न एक्सपीरियंस देना है, वो किसी भी चैनल पे अप्रोच करे. तो ओमनी का क्या मतलब है? आपको कस्टमर को सर्व करना है. जी. आपको रिटेल से सर्व करें, आप ई कॉमर्स से सर्व करें, आप ई कॉमर्स से सर्व करें, आप D2C से सर्व करें, आप शॉप एंड शॉप से सर्व करें. बट कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि मैं खरीदूंगा तो सेम एक्सपीरियंस है, रिटर्न करूंगा तो सेम एक्सपीरियंस है, एक्सचेंज करूंगा तो सेम एक्सपीरियंस है. तो वो एक कस्टमर को एक ब्रांड से तभी कनेक्ट मिलेगा अगर हर जगह जहां से भी वो टच पॉइंट्स आएंगे वो उस पे सेम एक्सपीरियंस मिलेगा उसको. कंसिस्टेंसी मतलब थ्रू. देन ओनली आपका कस्टमर आपको कनेक्ट करना शुरू करेगा कि दिस इज द ब्रांड आई वांट. अब एक छोटी सी चीज होती है, जी. जैसे अगर आपने ऑनलाइन खरीदा, ठीक है, D2C पे, Right. आपने उसको रिटर्न किया शॉप पे जाके, Right. आपने एक्सचेंज किया, गाड़ी में बैठे बैठे सेल्समैन आपको गाड़ी में आके आपको एक्सचेंज कर दे. सो ये मल्टीपल टच पॉइंट्स. राइट. अगर आप उसको अपनी प्लेबुक को वापस रीलुक करें, हाँ. कि ये प्लेबुक बनानी है अपनी कि अब मेरा कस्टमर कैसे भी आके समय इसको सर्विस कर दूं. ये कन्वीनियंस की जो वजह से जो आप देख रहे हैं, क्विक कॉमर्स कन्वीनियंस ड्रिवन है. राइट. कि एक नीड है जो आज जल्दी पूरी करनी है, तो वो नीड वहीं से पूरी कर पा रहा है क्विक कॉमर्स. तो वो आप नीड समझेंगे तो आप अपने कस्टमर को सर्व करेंगे एंड इसी से आपकी ग्रोथ बहुत आएगी. So even you mentioned quick commerce. So आजकल क्या शूज भी काफी क्विक कॉमर्स पे खरीदे जा रहे हैं? That's a very interesting point of view. So I think मेन कस्टमर ऑफ क्विक कॉमर्स आज की डेट में 18 से 35 साल का है. एंड जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स दो हैं जो मैक्सिमम कंजम्पशन कर रहे हैं. दोनों की नीड्स अलग हैं कंजम्पशन की. Okay. जो जेन ज़ी है वो शायद फास्ट फैशन ढूंढ रही है क्विक कॉमर्स पे, हर रोज नई चीजें पहननी है. और जो मिलेनियल्स है वो शायद कन्वीनियंस देख रहे हैं. I agree. ठीक है. अब आपको अगर एक फुटवेयर की बात करें, हाँ. फैशन की बात करें, अगर मैं कैसे उसको अप्रोच करता हूँ, अगर मुझे जेन ज़ी को पकड़ना है तो शायद मुझे कुछ अच्छे स्नीकर्स लॉन्च कर देने चाहिए. Right. जो डेली वेयर में उसको वाइट शू है, खराब हो जाता है, कल उसको नया पहनना है, वो खरीद ले लेस देन 1000 रुपीज. आप उसको टारगेट करिए, वो वहां पे बाय करेगा. अगर एक बात करते हैं मिलेनियल्स की, बच्चे छोटे हैं तो स्कूल शू. राइट. अब आपका बच्चा का छोटा होएगा स्कूल शू, आपको आज चाहिए तो अभी चाहिए. हाँ. आप उसको वेट करेंगे सीजन पे आने का तो वो आप कर नहीं सकते, बिकॉज Right. जूता टूट जाएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा. तो वो कन्वीनियंस अलग है. तो इन दोनों को अगर आप कन्वीनियंस के तौर पे देखें कि क्विक कॉमर्स में क्या रिक्वायरमेंट है, इतनी नई कैटेगरीज बनेंगी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या क्विक कॉमर्स के अंदर कैटेगरी ऐसी आ सकती है जो मैं बना के बेच सकता हूँ, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. यू आर सो राइट. और ऐसे ऐसे यूज केसेस हैं जो आप इंसान सोच भी नहीं सकता. आई शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फन यूज केस. मेरे सन के स्कूल में उन्होंने एक दिन बोला कि गार्डनिंग करानी है, ठीक है, यू नो आर्कियोलॉजी, और उसके लिए आई वेंट ऑन क्विक कॉमर्स एंड देयर वर सम टॉयज फॉर 2-year-olds which was a gardening kit, Right. and they could be used for his archaeology class. Yeah. And suddenly on the parents group everyone is sharing, and then the hub was out of it because it was unexpected, right? Yeah. Ki 5 people are buying it because it was just one SKU. So I really feel like, and that's, you're right, millennials have started thinking like this कि आप गाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे, लेके आएंगे, उतना टाइम, उससे अच्छा यही है कि the convenience Right. is, you know, comfort. राइट. So ग्रेट. नाउ टेल मी समथिंग. आजकल ये तो हमने बात कर ली कि अगर आपके पास इतना स्केल है, अगर हाइपोथेटिकली आज आयुष को स्टार्ट करना होता बिजनेस, और या मे बी लेट्स जस्ट से कि यू नो लिबर्टी वाजंट एज लार्ज एज व्हाट इट इज राइट नाउ, वाज प्रोबेबली
अ शॉप इन करनाल और फॉर अब चेंज करने के लिए बोल देते हैं लखनऊ में आप एक स्टार्ट कर रहे थे, व्हाट वुड बी द फर्स्ट 3 थिंग्स यू वुड हैव डन कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग व्हाटएवर बिजनेस यू हैव? मुझे क्या लगता है कि आज की डेट में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको जो करंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है ऑफ नेटवर्क दैट वी लिव टुडे, आपका जो नेटवर्क है विच इज योर ओन पर्सनल नेटवर्क, विच इज माई फोन, व्हाट्सएप, माई लिंक्डइन, माई फेसबुक, राइट, माई इंस्टाग्राम, इस नेटवर्क को आपको सब अंडर यूटिलाइज करते हैं। इसकी जो पावर है वो मैंने बहुत बार यूज करी है। हम इतने लोगों को अपनी लाइफ में मिलते हैं, Right. हम उनके खाली फोन नंबर सेव करते हैं, Right. एंड दे हैव रीच्ड प्लेसेस। रिलेशंस को अगर आप यूज कर पाए अपनी लाइफ में, तो एक बहुत आपको एडवांटेज मिलेगी। तो मेरे तो एक हैबिट है कि मैं कई ग्रुप्स बना के रखता हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर, अच्छा, जिसमें कैटेगरी वाइज मैंने स्प्लिट करा हुआ। मैंने स्टार्ट शेयरिंग एनीथिंग विच विद व्यू ऑफ देयर इंटरेस्ट। गॉट इट। तो अगर ऐसा कुछ आप अपना नेटवर्क यूज करके अपना को चाहे ग्रो करना, दैट इज वन वेरी गुड एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड है और लोगों को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो पर्सनल नेटवर्क हो गया जो आपके एसेट है, जो किसी और के पास नहीं है जी। बाकी जो आउटसाइड यू एग्जिस्ट करता है, मैं कैसे यूज करता, वो जो आज की डेट में जो स्टार्टअप्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जी, मनी इज लाइक अ कमोडिटी राइट नाउ, Right. एक्सेसिबल, इतना ज्यादा एक्सेसिबल है। Right. आपको ऑप्शंस हैं कि आप किसको चूज करें, कि आपको कितना डाइल्यूट करना है, नहीं करना है, आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Right. तो अगर आपको वो रूट पकड़ना था, वो रूट भी पकड़ सकते हैं। वो रूट एक बहुत अच्छा रूट है, आइडिया अच्छा होगा, आप अच्छे एक समझदार एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको फंडिंग की वहां पे इशू नहीं आएगी। थर्ड जो मुझे लगता है जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आज के अंदर नेटवर्क जो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड, राइट, सच एज वेरी बिग रिटेलर्स इन द कंट्री। अब नए नए रिटेलर्स आ रहे हैं जो खाली स्टार्टअप ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स ट्रू। वो ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं जो इंडियन ग्रोन ब्रांड्स हैं, उनको अलग स्पेस दे रहे हैं। दैट शॉप इज बेटर देन एनी अदर शॉप इन द कंट्री। आप इन नेटवर्क्स को यूज करिए। Right. आप अपनी फास्ट फैशन की जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनको यूज करिए, आप क्विक कॉमर्स को यूज करिए। सो दीज आर नॉट अ स्मॉल चैनल एनीमोर। अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ लानी है और एक ऑर्गेनाइज, कई बार क्या होता है ना कि बच्चा पढ़ के आता है, वो सोचता है कि मैं अभी ट्रेडिशनल पे नहीं बैठूंगा, राइट, थोड़ा उसको कुछ नया करने का मन करता है। Right. अगर उसको कुछ नया करने का मन है तो वो उसी चीज को ऑर्गेनाइज वे में कर सकता है इस नेटवर्क के जरिए। और इसके अंदर आपको अच्छा समझदारी से काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप समझदारी से काम ना करें, यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, अग्री। बिकॉज इनएफिशिएंसी के पैसे आपको कोई नहीं देगा। वो इनएफिशिएंसी के तो पैसे, आई थिंक इट्स सो गुड आप ये कह रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड अज्यूमिंग कि स्टार्टअप में या जो फंडिंग आ रही है इट अलाउज फॉर इनएफिशिएंसीज। इट रियली डज नॉट। यू नो, एनी टाइम यू आर टेकिंग एक्सटर्नल कैपिटल, आप कहीं से बाहर से पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल उस पैसे के साथ समवन इज लुकिंग ओवर योर शोल्डर टू बिल्कुल। सी व्हाट यू आर डूइंग। सो योर अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अपने पैसे के साथ इंसान फिर भी ऊपर नीचे कर सकता है, बिकॉज उसमें आप ही की अकाउंटेबिलिटी आप शायद अपने घर Correct. में मैनेज कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऐसे नहीं होता, पहली बात। आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट। आई थिंक द सेकंड पार्ट आल्सो व्हाट यू सेड वाज सो गुड कि अब जो इकोसिस्टम हो गया है स्टार्टअप्स या न्यू ब्रांड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। एंड वेदर इट्स फाइनेंसिंग, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, अब वो एज अ कॉन्सेप्ट आ गया। आपको वर्किंग कैपिटल की थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए तो वो मिल जाएगा। जैसे आपने कहा आपको रिटेल स्पेस चाहिए तो मिल जाएगा, ऑनलाइन रिटेल मिल जाएगी, लॉजिस्टिक्स कोई और हैंडल कर लेगा। 100%. So experts have come in. You बिल्कुल। just have to figure out what to do. I think the one thing I do want to point out is कि अब पेपर वर्क पे पहले से ज़्यादा हमेशा ध्यान देना बहुत ज़रूरी, नॉट कि पहले नहीं था, बट यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल इन गेटिंग ऑल ऑफ दोज कंप्लायंसेज एंड एवरीथिंग इन प्लेस। बिकॉज जब आप लार्ज प्लेयर्स के साथ वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें किसी और ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो इनकी कंप्लायंस चेक करेंगे, इसीलिए ये आपकी कंप्लायंस चेक करेंगे। सो मेकिंग श्योर ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर पैकेज टुगेदर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। क्योंकि पहले आई थिंक दोस्ती यारी में हो जाता था, आपसे कह दिया, बाद में कोई चीज हो गई। आई डोंट थिंक नाउ द फंक्शनिंग इज लाइक दैट, राइट? इट्स प्रीटी प्रोफेशनल। सो I think I personally also think it's a very good time to be an entrepreneur in this country in general. Whether, like you said, whether it's the government, the Viksit Bharat initiatives, or generally the environment, it's also the acceptance is very high. Ab I think parents have also become comfortable with risk. राइट। पहले क्या होता था ना, रिस्क अवर्स बिहेवियर होना Right, चाहिए, डू right. नॉट डिविएट, जो आप कर रहे हो वही करो, या इसमें कोई चांस नहीं ले सकते। आई थिंक दैट एक्सेप्टेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन इज ग्रेट। ओके,
So in the shoe market, Ayush, tell me, अभी इंडिया में पिछले 10 से 15 साल में स्नीकर हेड करके एक फिनोमेना आया है, right? Like I have now seen, especially I would say Gen Z, really indulging in this, and very very expensive shoes, getting into these limited editions and such. In fact, the resale of shoe market worldwide is about $12 billion. So do you see that also, like, do you think that is impacting the primary market in any way from your business perspective? सो आई थिंक प्राइमरी मार्केट पे कोई इतना इफेक्ट नहीं है इसका, Okay. स्पेशली फॉर द टीजी दैट वी आर इनटू। हाँ. ये जो रीसेल है वो एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट का ज्यादा रोल प्ले है, Okay. जिसमें इंडियन ब्रांड्स अभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। दो स्टार्टअप्स काफी इंडिया में आए हैं लास्ट 5 years, Yeah. जो इस फील्ड को काफी अच्छा केटर कर रहे हैं, और ये एक डायनेमिक्स चेंज है जो एक ब्रांड लाइक अस और अदर इंडियन ब्रांड्स जो भी हैं जो एक अच्छे वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं वर्सेस दिस, एक नई चीज सीखने को मिली हमें, और इसको देखते देखते हमने भी अपने आप को चेंज करना चाहा। बिकॉज जैसे इंडिया एक पास्ट में एक ब्लैक एंड ब्राउन फॉर्मल शू, लेदर शू माना जाता था कि आपको एक अच्छा ब्लैक एक ब्राउन शू रखना है डेली लाइफ में पहनने के लिए, एंड ये सारी जनरेशंस राइट आफ्टर स्कूल कॉलेज शुरू होता था तो यही पहनते थे टिल Right. दे आर ऑन दिस प्लेनेट। Yeah. ठीक है, बट अब जो चेंज आया है इसके अंदर वो Yeah. स्नीकर का चेंज आ गया, Right. एंड इसको हमने अभी एक, आपने कैंपेन शायद देखा भी होगा, मेरा जूता हिंदुस्तानी। Yes, I love that. हमने वो कैंपेन जो लॉन्च किया है वो इसी टीजी को टारगेट करने के लिए रखा है, Right. बिकॉज हम ये मानते हैं कि इंडियन मेड स्नीकर्स हाँ. लोगों को हमें पहनाने चाहिए, Right. इंडियन कंज्यूमर को इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पहनने चाहिए। Right. हम क्यों अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हैं वेस्ट के प्रोडक्ट्स पहनने Right. के लिए? Right. इफ यू कैन मेक गुड प्रोडक्ट्स इन इंडिया व्हिच वी डू। Right. अब मैं बात बताऊंगा आपको कि मैन्युफैक्चरर्स इस टाइम क्वालिटी एंड प्रोडक्शन पे, हाँ. मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत अच्छी तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। And do you think this has got to do with the China +1, मतलब उससे भी कोई चेंज हुआ है, या जो मेक इन इंडिया कैंपेन है along with सो आई China? थिंक ये एक कंप्लीट स्टोरी है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी है। मेक इन इंडिया एक फीलिंग है, फीलिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत चीजें प्लग कर दीजिए, इंडियन एंटरप्रेन्योर बहुत स्मार्ट है, वो उसको कैपिटलाइज कर लेता है। Right. अगर आप देखेंगे अभी BIS नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, जी. ये वो नॉर्म्स हैं जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट करे हैं ऑन मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। Right. फुटवेयर में इसको 1 अगस्त से काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया है। Okay. सो अब चाइना से इंपोर्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इन फुटवेयर FG पे विच इज फिनिश प्रोडक्ट, Okay. आपको इंपोर्ट करना नामुमकिन सही हो गया है, Okay. जो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा. सो ये चाइना +1 जो थ्योरी है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो चुकी है इंडिया में। एंड अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो बात कर रहे हैं इंडिया में OEM मैन्युफैक्चरिंग की, आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी देखेंगे तो बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो खाली इसी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल. जिसमें आप उनको प्रोजेक्ट करेंगे कि ठीक है यू हैव एक्सपर्टीज इनटू से एनी एक्स मैन्युफैक्चरिंग, Yeah. एंड साथ में आपके पास कुछ बायर्स हैं, अलाइंड हैं, तो आपको बहुत लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी व्हिच विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। I agree, and I think India का एक traditional perspective रहा है कि India is a services economy with the focus that is happening and the China +1. Anyway, India is moving towards manufacturing. तो अगले 5 से 10 साल में बहुत opportunity है to have those Yeah. products. We may not still be, to be very honest, at the same price, because I feel the price competition, is there. Chinese products are definitely cheaper, but we're moving towards it, and this whole, even the rest of the world looking at us as suppliers is going to really help. So I think it's very exciting time where India में services to goods का movement हो रहा है, और सिर्फ जो D2C में इंडिया में सिर्फ consumption हो रहा था, Indian D2C products are also going abroad, right? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, इंडिया टू ग्लोब जो पर्सपेक्टिव है। Right. लास्ट फ्यू वीक्स में मैंने भी इस पे काफी फोकस करना शुरू किया कि Right. कैसे हम इंडिया टू ग्लोब जाएं। एक तो होता है जो ट्रेडिशनल रूट ऑफ एक्सपोर्ट्स, Right. राइट नाउ देयर आर सो मेनी मोर चैनल्स फॉर एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो उसमें आप देखिए कि कौन सी कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। Right. अब जैसे इंडियन पैलेट के हिसाब से बहुत कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो इंडियन प्रोडक्ट्स विदाउट मच मॉडिफिकेशन एंड वी हैव अ गुड प्राइस वो एक्सेप्ट हो जाता है। Right. तो अगर आप इंडिया टू ग्लोब की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन की बात होती थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात होती थी, वो अब काफी रिलैक्स हो रही है, और इंडियन गवर्नमेंट भी अब ऐसे हब्स बना रही है इंडिया में फॉर D2C एक्सपोर्ट्स टू द ग्लोब, Okay. जिसमें अभी आई थिंक 12 ऐसे हब्स हैं जो इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स इंडियन गवर्नमेंट बना रही है, जहाँ पे आप स्टॉक करके GCC एरिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड वो आपको, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेरे ख्याल से हर एक एंटरप्रेन्योर को $10, $20, $50,000 जी. एक
ट्राई करना चाहिए फॉर एक्सप्लोरिंग दिस साइड ऑफ मार्केट, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए और आपको लगे कि ये तो इंडिया में तो ये काम हो ही नहीं रहा था, बट एक्सपोर्ट में हाँ. एकदम से ही आपका डिमांड जनरेट हो गई. You're so right. In fact, interestingly, I know मीना GCC में तो हम लोगों का फोकस रहता है. Africa is such an underexplored market, and usually I've heard of Indian products being marked up multiple times for the African market. And I think it's also एक macro environmentally India global south को lead भी कर रहा है. So from that perspective, anything that you're serving to that area, you are coming from a position of power and authority, so that brand acceptance is very high. So Yeah. I think that's great. I did not know about those 12 centers, so it's so good to hear that the government is consistently working towards that Yeah. vision of manufacturing 4.0. So अब एक चीज बताइएगा, हम ये चीज के बारे में पहले थोड़ा सा बात कर रहे थे. I'll get your opinion again on this. India is the bed of beautiful craftsmanship, whether it's our jewelry, which is art, whether it's our folk art, whether it's our textile, which is also art. जितना महीन काम होता है, जितना सुंदर काम होता है, वो कहीं नहीं होता, I think, in the world, right? And we started seeing international fashion houses now taking Indian textiles, उनके कपड़े बनाना, that sort of integration and acceptance has started happening. But we've not seen this in high-end shoe market. What is your sort of take on that? ये देखिए कि इंडिया में क्राफ्टमैनशिप एक अलग ही लेवल पे काम होता है, जिसमें आप बात करेंगे डिजाइन का एंड क्वालिटी का, Right. कोई मैच नहीं है. Right. ओनली बिकॉज इंडियन कंज्यूमर इतना क्वालिटी कॉन्शियस, डिजाइन कॉन्शियस नहीं था, तो वो प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सेसिबल कम थे. अगर आप बात करें, प्रोडक्ट्स बनते आए हैं, शुरू से बनते आए हैं, एक्सपोर्ट होते आए हैं, टॉप ब्रांड्स इंडिया से इंपोर्ट करते आए हैं, लेदर्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते आए हैं, Right. बट कहीं ना कहीं वो इंडियन कस्टमर्स को ही एक्सेप्टेंस नहीं था कि यार इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स हमें एक प्रीमियम पे करना है. बिकॉज अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट होगा जिसमें ग्रेट क्वालिटी, Right. तो उसमें एफर्ट लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम भी आपको पे करना पड़ेगा. बिल्कुल. आप जैसे ही वो प्रीमियम की बात करते हैं, आप शिफ्ट हो जाते हैं टू अ इंटरनेशनल ब्रांड. बट अब वो एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है इंडियन कंज्यूमर में, जो इंडियन कंज्यूमर्स इंडियन ब्रांड्स के लिए, बिकॉज दे आर मेड इन इंडिया, दे फील प्राउड टू वेयर इट. वो जो फीलिंग है, इससे अब धीरे धीरे आपको मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 to 2 years में बहुत ब्रांड्स एक ट्रेंडिंग हो जाएगा दैट यू वेयरिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स. And I love it, and I think it's about time, because it's taken years for things to come, whether it's even in jewelry, this acceptance, even in textiles. For the longest time, I remember in the fashion space, polyester blends were a thing, right? Yeah. Like तुम बाहर से कुछ भी लेके आते थे, वो चीज पॉलिएस्टर ही होती थी. Yeah. Now this generation understands that probably your materials such as cotton, silk, they breathe, so that's important, and nobody does it better than India probably. Yeah. So now to see that in shoes would be, I think, that great next jump, and possibly there is a market for it, because I do feel in the last 3 to 4 years I've seen brands come in India in the shoe sector, which probably before that मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था. This was not something I would have also imagined. Properly, I would say, marketed from the first go. Standalone small brands, yes, but we've had funded brands. We've had brands that have gone large, and then of course there have been challenges in that space, but it's been growing. So एक चीज बताइएगा आयुष, apart, I do want to understand कि आपके thought process में, apart from Liberty, who is it that you see as the other big stalwart in this space in India? सो इंडिया में मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो अच्छा बिजनेस करते हैं. Sure. जो आप मान के चलिए मोस्टली अच्छा रिटेल भी कर रहे हैं, अच्छा होलसेल भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी अच्छा केटर करा हुआ है. Right. जिसमें आपकी स्पोर्ट शू स्नीकर कैटेगरी है, जो एक बहुत बड़ी होल्ड है Right. मल्टीनेशनल्स की, Right. एट अ प्राइस पॉइंट अबव 25 to 3,000. Right. And under that price point, which is say below 2,000 or below 2,500, mostly Indian players इस price point में play करते हैं. Okay. And कई ब्रांड जो हैं जो अंडर 500 भी प्ले करते हैं. Oh, okay. जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. तो इसमें अब काफी ब्रांड्स हैं जो एक तो ओल्ड लेगेसी ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं. जी. न्यू ब्रांड्स में काफी स्टार्टअप ब्रांड्स भी इन लास्ट 1 to 2 years आए हैं, जो 50 लाख to 1 crore पर मंथ के रेवेन्यू से अब 5 to 6 crore पर मंथ के रेवेन्यू पे भी पहुंच गए हैं. Oh, okay. एंड ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका कोई भी आप मान के चलेंगे कोई रिटेल प्रेजेंस नहीं है. ये कंप्लीट D2C ब्रांड्स हैं जो एक अब धीरे फ्रॉम D2C टू रिटेल की जर्नी अब स्टार्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक बहुत नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, और इन ब्रांड्स का जो
जो ये गैप फिल कर रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन फ्रॉम अ वॉल्यूम मास ब्रांड टू अ प्रीमियम ब्रांड के बीच का जो ट्रांजिशन है, मास प्रीमियम, that is the market which they are kind of going towards. So between 2000 to 3000. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग ना कि आज से कुछ साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि जूते बिना ट्राई करे पहनना, खरीदना भी, राइट? लाइक इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ टू गो टू अ रिटेल शॉप, एंड नाउ द एक्सेप्टेंस दैट यू कुड ट्राई अगेन बिकॉज ऑफ द, आई वुड से द ओवरऑल एनवायरनमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड कि रिटर्न भी हो सकता है। नहीं तो पहले होती थी चीज़ कोई मिल गई तो वो वापस तो जाके कोई रिटर्न करता नहीं था, तो इसीलिए ट्राई करनी पड़ती थी। ऑल दीज थिंग्स हैव ऑल्सो, ऐसे लाइक जैसे हमने कहा एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इंक्रीज हो चुका है और एक्सेप्टेबिलिटी, आई थिंक कंज्यूमर में भी अब रिस्क लेने की टेकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। पीपल आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ब्रांड्स, वेदर इट्स इवन इन शूज, राइट? सो अगर आप देखेंगे तो इंडियन कंज्यूमर अराउंड 1.7 पेयर्स कंज्यूम करता है पर ईयर, एंड अमेरिका 4.7 पेयर्स कंज्यूम करता है पर ईयर। अच्छा। एंड आई थिंक इंडिया की कंजम्पशन वर्ल्ड में लोएस्ट में आती है आज की डेट में, जो एक बहुत अच्छी पेस से ग्रो कर रही है, जिसमें मिनिमम 10 to 12% ग्रोथ आ रही है पर एनम। बिकॉज ये जो ट्रेंड आपने बात करी ना, स्नीकर ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है, यू गेट बोर्ड ऑफ अ स्नीकर वेरी वेरी फास्ट। आपको फास्ट फैशन का मतलब ही यही होता है, राइट? यू बाय इट एंड यू यूज इट एंड यू चेंज इट। तो अब वो जो चेंज स्टार्ट होना शुरू हुआ है स्नीकर कैटेगरी से, ये काफी बिल्टअप हुआ है ये, जो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ब्लैक एंड ब्राउन की सेल इतनी नहीं होती है। इट इज मोस्टली टारगेटेड टुवर्ड्स द स्नीकर एंड द कैजुअल कैटेगरी। वो कैटेगरी जो चेंज आ रही है, तो इंडिया में भी अगर चाइना की बात करें, चाइना इज अराउंड 3 पेयर्स एंड इंडिया इज 1.7। सो यहाँ पे बहुत स्कोप है ग्रोथ होने का, एंड अपसाइड ही अपसाइड है यहाँ पे। अगर कोई भी इस कैटेगरी को स्टडी करे तो फुटवेयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस राइट नाउ फॉर एवरीबडी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे आप यूएस और वेस्टर्न मार्केट्स की बात करते तब मैं यही सोचती कि शायद मे बी वेदर डिफरेंस की वजह से कंजम्पशन इज मोर, दे वॉक मोर, बट व्हेन यू मेंशन चाइना इट्स वेरी क्लोज टू अस कल्चरली, बिकॉज ओरिएंटल कल्चर में चप्पल पहनना, जो सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है, चप्पल बाहर उतार के भी निकलना, घर के बाहर के जूते अलग होना, ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? And the very fact that you're saying that something like China or someone like China is at 3 and we're at 1.7, yes, there's an absolute possibility of growth in this market. So tell me something, you mentioned about the network, right? आपने एक चीज की कि network और लोग कितना उसको underutilize करते हैं. Can you give an example just from your personal life story thus far कि कहीं पे आपके network ने कैसे आपको unexpectedly बहुत बड़ी एक help की? मैं नेटवर्क अगर मैं बात करूं अपना, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, उस टाइम तो फ्रेंड्स के लिए आप नॉर्मली कैजुअल रहते हैं जैसे आपके फ्रेंडशिप होती है, एंड अगर आपकी हैबिट रहे उनसे कनेक्टेड रहने की, जिसमें मेरी हैबिट है कि मैं कनेक्टेड रहता हूँ अपने पुराने दोस्तों से। अब मेरे साथ इंस्टेंसेस ऐसे एक नहीं है, कहीं सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें वो आपका जो रिलेशन है वो कभी वेस्ट नहीं जाता, बिकॉज हमारी जो रिलेशन, हमने भी एक अच्छी फीलिंग से रिलेशन अपनी बनाई है, एंड आफ्टर 10-20 इयर्स पीपल हैव रीच्ड एट वेरियस प्लेसेस। अगर आप उसको यूज कर पाए, अगर कोई भी आपका एक अच्छे इंटेंट से रिलेशंस हैं, और अगर आप उसको टैप कर पाए राइट टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है इन टर्म्स ऑफ एनी एस्पेक्ट, चाहे वो आप कोई छोटा सा लीगल प्रॉब्लम ही क्यों नहीं आ जाती आपकी लाइफ में, ठीक है, देन यू नीड अ गुड एडवाइस। इफ यू कोई प्रॉब्लम आपकी डॉक्टर की क्यों ना आ जाए, ठीक है, कोई आपकी गवर्नमेंट के अंदर कुछ आपके मैटर जो है, आपको इशू आ गया है, उसको रिजॉल्व कराना है, चाहे वो आज की डेट में जो कंप्लीट इको सिस्टम है ऑफ स्टार्टअप्स एंड bigger organizations, all professionally run. They're run by people who are professionals now. They're not based on the promoter running it. Right. So ये सब नेटवर्क जो आपको टू प्लेसेस पहुंचा सकता है, ये आई थिंक लोगों ने अंडरयूटिलाइज करा है, जो आज की डेट में मैं तो कई कोर्सेज भी देखे अब इसी चीज के बारे में सिखा रहे हैं कि कैसे अपने नेटवर्क को यूज करा जाए। और उसकी मैं काफी फिलोसफीज पे बिलीव नहीं करता उन कोर्सेज की, बिकॉज वो कोर्सेज बहुत ही मतलब उसको ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे वो network is very transactional. So I think relation is something which will take you to places. Transactional approach करिए and तो आपका वो कब ब्लॉक भी होएगा WhatsApp, आपको मालूम नहीं पड़ेगा उस चीज का। And I think you know बहुत आपने ये पते की बात बोली, and this has been a theme that we've seen on the Bharat conversation. We've talked about it कि पहली बात है हेल्प मांगने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक कई बार तो हम लोग में झिझक भी होती है कि हाउ डू आई इवन हैव दिस कॉन्वर्सेशन
you'd be surprised people are actually willing to help. People are nicer than you expect them to be, you know, like एक तो ये चीज़ है सबसे बड़ी बात। ये मैं इसको बिल्कुल genuinely मानती हूँ, क्योंकि हम ही लोग सोच लेते हैं कोई क्यों करेगा हेल्प, नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप मांग के नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, पहली बात तो वो है। दूसरी बात, जस्ट लाइक यू सेड, नो रिलेशनशिप शुड बी ट्रांजैक्शनल। यू डोंट नो जिसकी आप कभी मदद कर रहे हैं कौन पलट के आपकी मदद कर सकता है, तो उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि I think this, and I think maybe this is something to do with I'll be little biased at tier 1 city issue कि हम लोगों को लगता है हमारा समय कम है, तो मैं अपना समय किसको कितना दूं, वो return on time is constantly going on in our minds, and relationships are not built like this. The most agenda-less conversations are the one that will, you know, result in something, and like you said, reaching out to people, you never know who's hearing you out and where those dots can be connected. So absolutely right. School, college, आपको नहीं पता, आप अगर जाके लोगों से मिल रहे हैं, नए नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, नेटवर्क्स का पार्ट होना, इट इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल। इसमें जो मैंने देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस, दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं फॉर नेटवर्किंग पर से। वन इज वेरी ट्रांजैक्शनल, राइट, एंड वन इज रिलेशनशिप बेस्ड, राइट। सो फॉर अ ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैं खुद कभी नहीं जाऊंगा, राइट, आई विल प्रॉब्ली सेंड समबडी फ्रॉम माय टीम कि ठीक है, बिकॉज वो एज अ एंटरप्रेन्योर का काम नहीं है। राइट, हमारा काम जो है रिलेशनशिप बेस्ड, जो आपकी डील साइज होगा दैट विल बी मल्टीपल टाइम्स बिगर। राइट, सो इस पे टाइम ज्यादा लगता है, बट इट विल गिव यू मच मोर रिटर्न कंपेयर्ड टू समथिंग व्हिच इज ट्रांजैक्शनल। या एंड आई आल्सो थिंक द लास्ट बिट टू इट इज, आई आल्सो थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहे। जो सामने वाले को, आई थिंक अगेन एक नीड होती है कई बार यंग एंटरप्रेन्योर्स की, थिंकिंग दैट आई कैन टेक द अदर पर्सन फॉर अ राइड। व्हाट वी ट्राई टू कीप टेलिंग देम इज, अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्रमोटर है, वो लोगों को रोज डील कर रहे हैं, वो आपको 2 मिनट में पहचान लेगा कि आप कितने पानी में और कितने में नहीं है। राइट, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद inauthentic people, so it's okay to go in and say that I need help for these things, I am starting out, and you'd be surprised as to the doors opening, and we've seen that especially in the startup ecosystem, I can say. So अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं भी जैसे करनाल से हूँ जी, तो वहाँ जब हम जाते हैं तो एक अलग ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जी, ठीक है, थिंग्स हैपन आल्सो एंड यू स्टिल इन योर कंफर्ट जोन, राइट, वर्सेस व्हेन यू आर इन अ सिटी लाइक गुड़गांव, दिल्ली, यहाँ पे एक आपका स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप आपकी बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। सो मैं तो ये कहूँगा कि जो टियर 2 टियर 3 में लोग रह रहे हैं, वो कंफर्ट जोन में कई बार चारों ज्यादा चले जाते हैं, तो उससे भी इनको बाहर निकलना चाहिए। नेटवर्किंग का रोल टियर 2 टियर 3 में बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू टियर 1 सिटी। वो यूज भी नहीं करते हैं उसको, एंड वो अपने दायरे में रहते हैं कि ये मेरे 5 लोग हैं, इसी दायरे में अब, और काम अलग चलेगा, नेटवर्क अलग चलेगा। नेटवर्क को यूटिलाइज नहीं करते फॉर बिजनेस, मोस्टली वो अपने बिजनेस को अलग एंड पर्सनल लाइफ को अलग चलाते हैं। तो वो एक अगर यूटिलाइज करेंगे तो उसका बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। Now we're going to take a few questions. So I'll tell you, there's this fun segment that we have started now called Gilli Danda. Okay. मैं आपसे कुछ जल्दी सवाल पूछूंगी, आपको मुझे जल्दी अपने preferences और जवाब उसके देने हैं. So starting off, are you a shoe person or a slipper person? Shoe person. Shoe person. What brand do you like apart from Liberty? It becomes a little difficult for me to say. So I would say just Liberty for shoes. Liberty for shoes, okay. Is there a brand that you internationally really admire in the shoe space, और अगर है तो क्यों? So I think right now On Footwear is something I really admire because इसने एक अपनी space जो बनाई है, जिसमें बड़े brands like Nike and Adidas, इन सबको एक कंपटीशन दिया है। अगर आप ट्रैवल करेंगे यूरोप में, तो अब वो स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रांड है, तो यूरोप में उसकी प्रेजेंस आपको फील होगी। आप देखेंगे कि सबने ऑन को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा। और जब उसने स्टार्ट किया, खाली 1 or 2 शूज से ही स्टार्ट किया। और ये कितने साल पहले की बात है? दिस विल नॉट बी मोर देन 5-7 years। ओह वाओ, ओके। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट जर्नी जिसमें वो एक ट्रैक्शन मिली है उनको, एंड इतनी अच्छी ट्रैक्शन मिली है जस्ट बाय गेटिंग 1 or 2 प्रोडक्ट्स। इसका यही सीख मिलती है कि आपको जो जान लगानी है 100 प्रोडक्ट्स बनाने में, वो मत लगाइए, वो जान एक प्रोडक्ट पे लगा दीजिए। Then you can reach to places like what they have reached. That's amazing to build a brand in today's day and age, वो भी इतनी जल्दी। Yeah. That's great. In the shoe space in India, what do you think is an underserved space? I think the premium sector by Indian brands. I think एक अच्छी space है जिसको explore करनी चाहिए by Indian entrepreneurs in footwear. Right.
I also agree. I think it's very, very underserved. Okay, so would you wear slippers or formals or go to work in a vacation outfit? I actually don't wear vacation clothes to work at all. So I dress up according to my work. So I would. I think both of them would be uncomfortable for you. So we were asking which one is your preferred uncomfortable. Let's call it that. So do you work on weekends, or you're usually a person who's chilling on weekends? So I think work-wise, for me, I think because we are in the building phase, growing phase, the work never stops. So I've kind of understood the balance which you need to create, because there is no right balance. If you enjoy what you're working, and if you think the work is not giving you stress, because you're able to accomplish things. So I kind of work all days in a week. Okay. So Sundays, it's not work, but I probably mark to meet my friends. On Saturdays, I want to put 2 hours into, say, my own learning. Sure. So 9 a.m. to 11 a.m. every Saturday, I want to learn on something new. That is amazing. Yeah, that's in my calendar. Wow. Every Saturday. So something that I think I should learn, because a lot of times you feel stuck into. Like today, I feel stuck sometimes, right? What's the next thing? Right. Do I need to change my skill set to take the next leap? Yeah. Because your organization will only grow if you grow yourself. Your Right. personal development is very important. Right. अगर आपको आगे कुछ एक next leap लेनी है, Right. अगर आप आज से एक मैनेजर से एक सीईओ की लीप ले, या एक सीईओ से एक चेयरमैन की लीप ले, सबकी स्किल सेट बहुत डिफरेंट है, और वो अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप वो नेक्स्ट लीप ले भी नहीं पाएंगे. Very interesting. So what, इससे मैं एक अलग सवाल पूछती हूँ of the question. So what was the last thing that you learned new? So मैंने जो कल अपना टाइम स्पेंड किया, कल परसों, ऑन सैटरडे जो मैंने टाइम Right. स्पेंड किया, वो मैंने क्रिएशन ऑफ बॉट्स पे किया, कि कैसे हम अपना एक पर्सनल बॉट क्रिएट कर सकते हैं. मैंने एरिया ऐसे देखे जिसमें कंपनी बहुत टाइम वेस्ट करती है, एम्प्लॉइज बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और उस डेटा से आप एक पर्सनल बॉट बना के उसकी इन्फॉर्मेशन फ्लो इजी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए. So ये समथिंग वाज न्यू टू मी, बट इट इज माइंड ब्लोइंग व्हाट कैन बी अचीव्ड. And what is really cool, I have to say, is that कि आपने खुद टाइम लिया. नहीं तो लोग टेक टीम्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि आप बता दीजिए ये इशू है, प्रोसेस में. By doing that yourself as part of the leadership team, you are also equipping कि टेक टीम आपको आके कुछ बता नहीं सकती कि जो सही नहीं है. Like you now know the ground reality and the information. So that's like, I think that's great. So summers in Delhi or winters in Delhi? So I love winters in Delhi. Huh. So definitely for me, winters in Delhi or internationally, I love to travel in winters. Okay. And summers, always a trip outside the country. Always a trip. So it's too hot. It's Yeah. too hot here. Okay, so last couple of things. So what's your favorite meal of the day? Breakfast. And what is usual breakfast for you? So I have typical parathas every morning. Is it like a Karnal? Murthal रास्ते में पड़ता है क्या? Yes. तो अच्छा, it's gone over till there. I was thinking when you were saying Chandigarh में, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि गलत पता चल जाएगा. Yeah. So parathas. Yes. Good. For leather or rubber? Favorite material for shoes? Leather. Pure leather. And you think, and is India one of the largest exporters for leather in the world? India is the largest exporter. India is the second largest exporter for footwear in general, Okay. after China. And Okay. India is the largest manufacturer and exporter of leather footwear. And what is the gap between China and India in terms of the export? It is not in comparison right Achha, now. बहुत ज़्यादा है. It is a very, very huge comparison. A few times, I few would say. times. Yeah. Okay, very good. Last, so are you a planner or are you go with the flow kind of person? I am complete planner. If I don't plan, so my routine starts very early at say 5 in the morning. Okay. And I need to plan and stay ahead of the day, ahead of my week, ahead of my month. If I'm not able to do it, I feel caught up in the day. मतलब अगर मैं सुबह 5 बजे अपना पूरा दिन प्लान नहीं करता हूँ, जिसमें मैं 1 घंटा अपनी ईमेल्स में, 1 घंटा अपनी प्लानिंग में, अपने कैलेंडर को सेट करने में नहीं लगाता हूँ, Right. तो मैं दिन में वो वाली फायर फाइटिंग करता रहता हूँ. हाँ. सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना दिन बहुत जल्दी शुरू करूं, जब तक सब सो रहे हो, जब तक सबको काम डेलीकेट कर दूं, Yeah. सो दैट जब मैं ऑफिस में जाऊं तो मेरे पास खाली अपनी थोड़ी बहुत इश्यूज सॉल्व करने में लगा हूं, रादर Right. दैन एवरीथिंग इज
fighting So board. you're not reacting. You kind of like planned it out into it, and then that leads to a late evening as well from a work perspective, or you like No, to so then I get free very early actually. By 4 o'clock also I'm free. So उसके बाद जैसे किसी से normally interaction कर ली, phone कर लिए 2-4 लोगों को, just you know talk to people around you, Yeah. some industry experts से बात कर ली. So I put my time into that. और किसी customer से you spend time and speak to them. So I try to put my time into that after 3 o'clock. Very cool. The last thing is, what is the one piece of advice you would give to any entrepreneur starting out? And what is that one piece of advice that you live by? An advice I would like to give to the entrepreneurs today is to believe in the India story. India is going to be the third largest economy Yeah. in less than 5 years. We're going to beat Japan and Germany and reach there. अब वो एक ड्रीम है जो शायद हमारे जो बच्चे हैं हमें शायद जब बड़े होंगे बोलेंगे कि आप क्या कर रहे थे जब इंडिया ऐसी ग्रोथ कर रहा था. Yeah. ठीक है, ये डर लगता है मुझे अपने घर में भी कि ये जो टाइम है Yeah. ये कभी हिस्ट्री में देखा नहीं है किसी ने. That's true. ये ऐसा टाइम है कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर नहीं कर सकते. Absolutely. सो आपको इसमें बिलीव करके एक डाइव लेनी चाहिए ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और उसमें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जिस पे भी आपकी स्किल है और रिस्क लेके आपको उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. Lovely. Thank you so much, Ayush. Thank you for your time and to be on the Bharat conversation. We are so excited. And I think आज काफ़ी हमने retail में क्या कोई करके कर सकता है, next steps as a traditional business owner in tier 2, tier 3 shoe, as an industry हमने काफ़ी explore की. So thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच.